अस्सलाम वालेकुम। पेज 21 पे आए, चैप्टर में पेज 21। इफरिक 19। अगर इसकी सारी ऑफिशियल अंग्रेजी ना भी पढ़ें फिर भी आपके पास अब तक जितना बचपन से कॉन्सेप्ट है ये मसला आप उसको पढ़े बगैर भी रिजॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसकी अंग्रेजी पढ़ाता हूं बाद में। पहले आए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 3 पे हूं मैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। सेट 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12। पढ़े मैं करता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 12, प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 सेट नंबर 3 यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पेज नंबर 36 पे है। हैं जी सेट 3 पे हूं मैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पेज नंबर 36 पे। ये इफरिक 19 का सवाल है और ये आप इफरिक 19 पढ़े बगैर भी कर सकते हैं, इसलिए पहले सवाल कराता हूं फिर इफरिक 19 पढ़ाता हूं। सवाल तो पढ़े ना। यही दोबारा करके आएगा, इन्हीं को रिपीट करें। सवाल ये पूछा है कि ये तो सारा कुछ मैं ही करा रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन में पास पेपर्स, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी यही दोबारा ही करेंगे। आप लोग यही दोबारा करेंगे। नहीं, आप लोग यही दोबारा करेंगे ना, क्योंकि आप लोगों ने यही सवाल दोबारा करना है। अच्छी तैयारी करनी है तो सारे सवाल कर लें। क्या क्या? हाँ, लेकिन आप अगर सवाल कर रहे होंगे ना याददाश्त की बेस पे तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आप सवाल करें और सवाल करते हुए बेशक आपको आंसर सारा याद है, फिर भी रूल अपने आप को दोहराएं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सवाल की फिक्र याद है कोई बात नहीं, आप फिर भी दोहराएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। किए हुए सवालों को दोबारा करने से ज्यादा सीखता है इंसान, अनसीन से ज्यादा नहीं सीखते, किए हुए को करके दोबारा सीखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 कहाँ है, पढ़ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 12। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हुए थे, कंपनी की लायबिलिटी है, और जो डिबेंचर होल्डर्स थे उनको कहा कि यार बस किस्सा खत्म करो, हमारे पास पैसे वैसे कोई नहीं है, शेयर दे लो हमसे। डिबेंचर होल्डर्स को कहा कि डिबेंचर्स क्लोज करते हैं मामला, हमसे शेयर ले लें और बस डिबेंचर्स खत्म कर दें। तो अकाउंटिंग के एतबार से क्या एंट्री होनी चाहिए? डिबेंचर्स हमारा लोन लायबिलिटी आ रही थी, वो खत्म करके हम उसकी जगह शेयर इशू कर रहे हैं, तो लायबिलिटी डेबिट कैपिटल, और बस यही है। इफरिक 19 यही है। लायबिलिटी कितने से डेबिट? जो उसका बैलेंस आ रहा होगा। तो इसमें देखते हैं कितना बैलेंस आ रहा है। ये डिबेंचर इशू किए थे 1 जनवरी 18 को। इकतीस दिसंबर 18। कितने के इशू किए थे? 1 मिलियन इशू किए थे 100 पे, और 100 मिलियन हो गए। और इस पे इफेक्टिव रेट कितना? कूपन रेट कितना? 10 90 कहाँ से? 31 दिसंबर 19। अभी ये बुक्स में आ रहा था इतना, और हमने अगले ही दिन इसको ख़त्म कर दिया शेयर्स इशू करके। तो डिबेंचर्स तो हो जाएंगे 1 जनवरी 20 को डिबेंचर्स लायबिलिटी डेबिट,
कितने से? इसके बदले हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। ये जो शेयर्स इशू होंगे ना, ये इस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए हमें जो शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं वो कितने से क्रेडिट करें? फेस वैल्यू बस, नहीं कैपिटल प्रीमियम मिला के 105 से क्रेडिट करें। हमें इतनी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए जितने शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है, हमें क्यों उतनी मार्केट वैल्यू के शेयर्स देने पड़ रहे हैं? क्योंकि वो इसका नेमुल बदल बनता है, वरना हम 105 वैल्यू के शेयर्स दे देते। तो जितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं हमें उतने करने पड़ रहे हैं, तो हमें इस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए जितनी अमाउंट के शेयर इशू करने पड़ रहे हैं, ऐसे ही है जैसे हम कैश दे रहे होते तो कितना कैश दे रहे होते, तो जितनी उस वक्त शेयर्स की वर्थ है उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? तो शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट 10 रुपए का एक है 18 मिलियन, और प्रीमियम में कितना 1.8 मिलियन। उस वक्त मार्केट में शेयर कितने का? तो 10 रुपए हो गई फेस, तो 55 रुपए प्रीमियम। कितना? 99। हमें इतनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए इतनी वर्थ के शेयर इशू करने पड़ रहे हैं, तो बाकी हमारा लॉस हो गया। ये इफ्रिक 19 है। कितना? 6.4। ये इफ्रिक 19 है कि अगर हमें लोन बाद में कभी शेयर इशू करके सेटल करना पड़ गया तो लोन डेबिट, जितनी वर्थ के शेयर इशू कर रहे हैं उतना कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट, और बाकी गेन लॉस। लेकिन ये सिर्फ तब है अगर अचानक ऐसा करना पड़ा, वरना अगर शुरू से ही तय किया होता तो उनको एक नाम दिया हो कभी रिपोर्टिंग में, नहीं बीएफडी में दिया था। कन्वर्टेबल डिवेंचर अगर शुरू से इशू किए होते तो उनमें तो पहले ही तय था कि शेयर इशू होने, ये वो नहीं है। वो IAS 32 में पढ़ाऊंगा कल, दोबारा सुनिए। अगर लोन इशू ही इस शर्त पे किया होता ना कि कल को वो उनको शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, पहले ही ये तय होता, इनको कन्वर्टेबल्स कहते हैं और इनके लिए IAS 32 फॉलो होगा कल। ये वो है जो पहले ऐसी कोई बात नहीं की थी, कुछ अर्सा बाद जाके इसको इस तरह से क्रिएट किया कि जी शेयर ले लो बात खत्म करो। तो इफ्रिक 19 है कि हमें एक लोन लायबिलिटी खत्म करने के लिए शेयर इशू करने पड़ जाएं अचानक, पहले नहीं था तय। ये इफ्रिक 19 है। तो तरीका क्या? लोन कैरिंग अमाउंट से डेबिट, जितने शेयर इशू कर रहे हैं उनकी वर्थ, कैपिटल प्रीमियम और बाकी गेन लॉस। जून 21 वाला सवाल पॉइंट 1 पढ़ लें। अभी जो पास पेपर कर रहे थे 2, 3, 4 पार्ट कर लिया, 1 पढ़ें। जून 21 जो कर रहे थे भी, अभी जो पास पेपर किया था यार पिछली क्लास में, क्वेश्चन 10, इसका 2, 3, 4, 5 कर लिया ना, 1 पढ़ लें। जी, बैंक से लोन लिया हुआ था किसी दौर में, कितना लोन लिया हुआ था? 140 लिया था। कब? तो 31 अक्टूबर 19 आया होगा, तो 14 इंटरेस्ट और 36.93 कैश दिया होगा, बाकी रह गया 117.07। फिर 31 दिसंबर 20 आया इंटरेस्ट, और नहीं दिए पैसे,
ये कहाँ लिखा नहीं है? पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जो 31 अक्टूबर को पेमेंट करनी थी उसमें हम डिफॉल्ट कर गए, यानी नहीं दिए पैसे। 128.78 इतने पैसे उस वक्त तक हमारे लोन के आउटस्टैंडिंग थे। बैंक ने कहा चल छोड़ यार, क्या करने, तूने पैसे दे के हमें शेयर्स दे दो तुम। तो ये लोन हो गया डेबिट, कितने से? 1 नवंबर 128.78। और कितने शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं? 3 मिलियन। एक की फेस वैल्यू कितनी? तो 30। प्रीमियम कितना? नहीं, देखें हम बैंक को शेयर्स दे रहे हैं, तो बैंक हमें इस लोन को सेटल करने के लिए शेयर्स कबूल कर रहा है, तो जितने के वो वर्थ कबूल कर रहा है उतने पे ही राजी हो रहे हैं ना। तो शेयर्स बैंक को इशू होके चूंकि शर्त लगा दी हमने कि तुम 2 साल से पहले बेच नहीं सकते, तो बैंक की नजर में वो शेयर्स की वर्थ 56 नहीं है, 56 का 80% है। तो इसलिए हम बैंक को 56 नहीं 56 के 80% शेयर्स दे रहे हैं। हम बैंक को शेयर्स दे रहे हैं तो अपना वो लोन खत्म कर रहा है, तो उसकी नजर में जितने ये शेयर्स की वर्थ है उतने पे ही राजी हो रहा है ना वो। तो इसलिए हम लोग 56 रुपए का शेयर, जो बैंक की नजर में 56 वर्थ का नहीं है, 56 रुपए के 80% वर्थ का है। ये कहां लिखा है 80%? ये वो 20% वाली बात है। तो ये 3 मिलियन शेयर्स का प्रीमियम आ गया। कितना? कितना? 104। और बाकी जो है वो लॉस गेन लॉस है 5.62। मार्केट में। हाँ, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है ना बैंक को देने के लिए। हाँ, मजबूर है ना यार, मजबूरी है। मैं आया हूँ, आपको लगेगा मैं मांगने आया, मांगने नहीं आया, मजबूरी है। ये IFRS 19 है और चैप्टर में था मैं पेज पेज 21 पे। ये IFRS 19 वाला डब्बा पढ़ लें सारा, आखिर में पॉइंट 3 छोड़ के। पेज नंबर 21 चैप्टर में IFRS 19 वाला सारा डब्बा पढ़ लें, आखिरी पॉइंट 3 छोड़ के। डेटर क्रेडिटर मतलब लैंडर बोरोवर, उस सेंस में डेटर क्रेडिटर कहा हुआ है। नहीं, असल में वो मिसाल लोन किया ना, वरना क्रेडिटर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमने गुड्स खरीदी थी, क्रेडिटर था, उसको पैसे देने के बजाय शेयर दे दें, तो इसलिए उन्होंने डेटर क्रेडिटर कह दिया। पेज नंबर 21 IFRS 19 का डब्बा पढ़ने को कहा है। ये तकरीबन सारे IFRS में ओरिजिनली ऐसे लिखे होते हैं कि बैकग्राउंड लिखा होता है पहले कि असल कहानी क्या है, स्कोप लिखा होता है कि इसमें बात किसकी होने लगी, कंसेंसस का मतलब होता है कि बात हो क्या रही है। तो स्कोप जिनको समझ नहीं आया मैं समझाता हूँ, प्रोवाइडेड के पढ़ा हो। स्कोप के जिन पे ये बात नहीं अप्लाई हो रही। पॉइंट नंबर ए, अगर बेशक हम क्रेडिटर्स को शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन इसलिए शेयर इशू कर रहे हैं क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स को राइट शेयर इशू कर रहे थे। स्कोप में जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं उन पे ये IFRS 19 नहीं लग रहा। पॉइंट ए का मतलब है कि अगर क्रेडिटर हमारा शेयर होल्डर भी है पहले से ही और कंपनी अब राइट शेयर इशू कर रही है, तो उस क्रेडिटर को इसलिए शेयर इशू कर रहे हैं क्योंकि उसके पैसे देने थे हमने, नहीं, वो तो सिंपल राइट इशू है, तो वो नहीं है IFRS 19। बी में लिखा हुआ है कि अगर हमारा क्रेडिटर और हम एक ही पेरेंट कंपनी की सब्सिडरीज हैं और पेरेंट ने फैसला किया कि इतने शेयर उसको दे दो, उतने इसको दे दो, क्योंकि उस पेरेंट ने कुछ सेटलमेंट करनी थी,
तो उसके तहत अगर हम क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं तो वो पेरेंट की बात मान के पैसे दे रहे हैं, उस क्रेडिटर के नहीं शेयर इशू डेट सेटल कर रहे हैं। और सी का मतलब वही है जो मैंने भी कन्वर्टेबल बताया था कि अगर इस लोन में पहले ही ये तय है कि एंड पे चाहो तो इशू करा लेना शेयर, तो वो तो आइस 32 के तहत अकाउंट फॉर होगा, वो नहीं है IFRIC 19 में। IFRIC 19 है कि पहले ऐसा कुछ तय नहीं था, बाद में डिसाइड किया है कि शेयर्स लो और बात खत्म करो है। ए पॉइंट ये है कि अगर क्रेडिटर हमारा पहले वैसे भी शेयर होल्डर है और कंपनी सारे शेयर होल्डर्स को राइट इशू कर रही है, तो फिर इसको भी हो रहा होगा। तो इसको इसलिए राइट शेयर इशू हो रहे हैं क्योंकि बाकी सारे शेयर होल्डर्स को भी हो रहे हैं। तो वो शेयर्स इसको इसलिए नहीं इशू हो रहे क्योंकि क्रेडिटर है, वो तो राइट इशू सबको हो रहे थे, इसको भी हो रहे हैं, तो वो भी IFRIC 19 नहीं, वो तो सिंपल राइट इशू है। और इसका कॉन्सेंसस क्या है, यही है जो बताया। चले अब आए पेज 20 पे, अब लायबिलिटी की डी रिकग्निशन पढ़ते हैं। जी जी, पॉइंट 3 वो तो मैंने कहा था नहीं पढ़ना। हाँ तो वो पॉइंट 3 से रिलेटेड है ना। पेज 20 डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। फाइनेंशियल लायबिलिटी कब डेबिट करके खत्म कर देंगे हैं? फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट करके कब खत्म कर देंगे? जब पे कर देंगे, या हो सकता है किसी को ट्रांसफर कर दें, या क्रेडिटर हमसे पूछना ही ना आए, हम भी उसको ना याद दिलाएं, और करते करते 3-4 साल गुजर जाएं और बस टाइम बार्ड हो जाए, तो वो वैसे ही एक्सपायर हो जाए। तो इसलिए लायबिलिटी को बुक्स में से निकालना डी रिकग्निशन है। पॉइंट 1 में तो सिंपली बस यही बात लिखी हुई है कि जब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी तो हम उसको डी रिकग्नाइज कर देंगे। और अगर डी रिकग्नाइज कर रहे हैं और पैसे देते हुए कम या ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं और सेटलमेंट करते हुए पैसे कम ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो वो गेन या लॉस है। ये मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट 3 बता दिया, पॉइंट 1 और पॉइंट 3 बता दिया, इसमें कोई साइंस नहीं है। अब साइंसी चीज समझें। पॉइंट नंबर 2 समझ लें। अगर लेंडर से टर्म्स हो रही हैं रीनिगोशिएट, पहले हम पैसे दे रहे थे, पैसे दिए नहीं जा रहे थे, तो अब हमने लेंडर से ना टर्म्स को रीनिगोशिएट किया, टर्म्स चेंज कर दी। अब अगर टर्म्स चेंज हो गई, हो सकता है इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बदल दी हो सकता है टाइम पीरियड रिलैक्स कर दिया हो, तो अगर टर्म्स चेंज हुई तो इन टर्म्स चेंज होने को एग्जिस्टिंग लोन खत्म और नया लोन शुरू माना जाए, या एग्जिस्टिंग लोन में ही चेंज माना जाए? ये मैं नहीं पूछ रहा, मैं ही जवाब दूंगा इसका दोबारा। अगर लेंडर से टर्म्स रीनिगोशिएट की जाएं और टर्म्स एंड कंडीशंस में हो जाए चेंज, तो क्या इस चेंज को पुराना लोन खत्म, जाग रहे हैं, और नया लोन शुरू माना जाए, या एग्जिस्टिंग लोन का ही चेंज करना माना जाए? डिपेंड करता है कि टर्म्स कितनी कोई चेंज हो रही है। इस कितनी कोई चेंज के लिए एक थ्रेशहोल्ड है, वो थ्रेशहोल्ड मैं आपको एक सवाल से समझाता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आए, इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो सकता नहीं, अगर तो पहले ही टर्म्स थी काइबोर +2 और वो जो काइबोर चेंज हो रहा होगा वो टर्म्स चेंज होना नहीं है। टर्म्स चेंज हो जाना जिसमें इंटरेस्ट का रेट चेंज हो सकता है, काइबोर अपडेट होना नहीं, इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, टाइमिंग चेंज हो सकती है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बदली जा सकती है, ये है चेंज होना। तो फिर इस चेंज होने का क्या करना, ये मैं आपको 2 सवालों से सिखाता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर पढ़िए 9। हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 पे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़ लें।
क्वेश्चन 9, लोन लिया हुआ था पुराना कब? 1 जनवरी 17 को, और अब टर्म्स एंड कंडीशंस कब चेंज कर रहे हैं? 1 जनवरी 19 को। तो पहले 31 दिसंबर 18 तक तो पहुंचे ना। कितना लोन लिया था? 8 लाख। कब? तो 31 दिसंबर 17। इफेक्टिव रेट क्या था? 11.015। ओहो, लगाएं 88। इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 80,000। 808,120। फिर उसके बाद अच्छा नहीं ना यार, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी थी ना। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी थी? 30,000। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी इनिशियली रिकॉर्ड होती है जितना पैसा रेज किया माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, 770। 11.015%। 84। 31 दिसंबर 18। 8,346। 780,162। अभी यहां तक पहुंचे थे कि 1 जनवरी 19 को चेंज हो गई। दो बातें हैं, या तो इस चेंज को ऐसे डील करना है कि पुराना लोन खत्म नया लोन शुरू, या फिर ऐसे डील करना है कि यही ही थोड़ा सा चेंज हो गया। यह फैसला करने के लिए कि पुराना खत्म और नया शुरू करना है या इसी को मॉडिफाई करना है, इसका तरीका है, उसको 10% थ्रेशोल्ड भी कह सकते हैं। वो ये है कि अब जो नया सब एग्री हुआ है उसकी पीवी क्या बनती है, जो नई टर्म्स एग्री हुई उनकी पीवी क्या बनती है, और पीवी निकालने के लिए रेट यही यूज करना, यही ओरिजिनल वाला। तो नई टर्म्स क्या है? हाँ जी, नई टर्म्स क्या है? नई टर्म्स ये हैं कि 2019 और 20 का इंटरेस्ट नहीं देना। अच्छा, ये जो अब नई टर्म्स लेनी है ना, इनमें नई टर्म्स की पीवी निकालते हुए अगर इन टर्म्स एंड कंडीशन में जो चेंज हो रही है यानी मॉडिफिकेशन हो रही है उस पर कुछ चार्जेस लग रहे हैं, वो भी इसी वजह से ही हो रहे हैं ना, उनको भी इसी पेमेंट में लेना है। चार्जेस कब देंगे हम? कितने? तो इस 25,000 की पीवी तो 25,000 ही होगी। 31 दिसंबर 19 को, 31 दिसंबर 20 को कुछ भी नहीं, 31 दिसंबर 21 को, जी किसका 12%? किसका 12%? किसका 12% भाई? अच्छा, अकाउंटिंग का तरीका छोड़ें, सिंपली ये देखें कि लोन कितना है। जी, लोन कितना है? 8 लाख। और हर साल हम कितना दे रहे थे उसको? 80,000। क्यों? 10% था। तो इससे पता चल रहा है अकाउंटिंग का मेथड जो भी है, मैं लीगल ट्रांजैक्शन पूछ रहा हूं, बैंक से 8 लाख का लोन लिया है और हर साल उसको 10% पे कर रहे हैं, तो अभी भी लोन कितना वापस करना है? 8 लाख। भाई लोन तो 8 लाख ही वापस करना है ना।
वो तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रिंसिपल तो एंड पे वापस करना है। तो लोन तो अब भी 8 लाख देना है, तो बैंक कह रहा है आइंदा तो मुझे 12% इंटरेस्ट दोगे। किसका 12%? 8 लाख का 12%। पहले 10 किसका था? 8 लाख का। तो लोन तो वापस नहीं किया अभी तक। देखें, ये तो हम अकाउंटिंग करते हुए अमोर्टाइज कॉस्ट ले रहे हैं। बैंक ने ये थोड़ी कहना है कि तुमने मुझे अमोर्टाइज कॉस्ट वाले पैसे वापस करने हैं। बैंक को इससे क्या लगे कि हमने अमोर्टाइज कॉस्ट फॉलो किया हुआ है या फेयर वैल्यू थ्रू P&L फॉलो किया हुआ है। ये तो हमारा अकाउंटिंग का मेथड है। बैंक ने कितने पैसे वापस लेने हैं? 8 लाख। तो उन 8 लाख पे पहले हम 10% देते थे, अब चेंज क्या हो गई? 12%। तो किसका 12%? 8 लाख का 12%। तो 31 दिसंबर 21 पे कितना देंगे? 96। फिर 31 दिसंबर 22 पे फिर 96। फिर 31 दिसंबर 23 को 896। 896। अच्छा, और इनकी पीवी निकालनी है किस रेट पे? यही 11 पे। तो इस 96,000 को पावर हम 1 जनवरी 19 पे करें। फर्स्ट जनवरी 19 तक 21, 22, 19। इस 96 को, इस 896 को करें जी। 70166 63 5313 73। इन सबको ऐड करें। ना ना, ये पेमेंट्स हैं सारी, ये भी पेमेंट ही है। 687 68974। ये जो अभी तक किया है, ये बात दोबारा सुने। अगर लोन में टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही हैं, जैसे इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या चेंज हो गई? 2 साल माफ कर दिए, रेट 12% कर दिया और 1 साल बढ़ा दिया, तो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई। ये देखने के लिए कि इस मॉडिफिकेशन को मॉडिफिकेशन अकाउंट फॉर करना है या पुराना खत्म और नया लोन रिकॉर्ड करना है, इसके लिए एक काम चेक करना पड़ेगा। वो ये कि अब जो टर्म्स चेंज हुई हैं और उनमें जो पैसे देने हैं इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन चार्जेस, इनकी पीवी क्या बनती है ओरिजिनल इफेक्टिव रेट पे। एक ये अमाउंट निकल आई और एक हमारी बुक्स में क्या आ रहा है, यानी हमारी अभी इस वक्त बुक्स में लायबिलिटी इतनी है जिसको चेंज करके 689 बना दिया गया। ये दोनों कंपेरेबल क्यों है? क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े होके हैं। कैसे? ये 31 दिसंबर 18 की फिगर है या कह लें 1 जनवरी 19 की फिगर है, ये भी 1 जनवरी 19 की फिगर है। तो हमारा जो लायबिलिटी की बुक्स में बैलेंस 780 था, टर्म्स चेंज होके अब वो 689 बन गया। कितना चेंज आ गया? चेंज कितनी आ गई? दोनों का डिफरेंस 9041। कितने से इतना चेंज हो गया? देखिए कितने परसेंट? 11 अगर ये परसेंटेज चेंज 10% के अंदर अंदर होती तो फिर हम एग्जिस्टिंग लोन को ही मॉडिफिकेशन ट्रीट करते, और अगर 10% से ऊपर निकल गया तो पुराना लोन खत्म, नया लोन शुरू। ये 10% का रूल है लायबिलिटीज के लिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो और उनके चेंज से जो फर्क आए वो 10% से ज्यादा का फर्क आ जाए तो फिर पुराना लोन खत्म, नया लोन शुरू। और अगर 10% के अंदर अंदर फर्क रहे तो एग्जिस्टिंग लोन ही के अंदर मॉडिफिकेशन। अभी इस वक्त इस सवाल में क्या है? तो पुराने को कर देंगे खत्म 1 जनवरी 19, पुराना लोन खत्म, बैंक लोन डेबिट, एग्जिस्टिंग 780162, नया लोन क्रेडिट नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट है ना, तो इनिशियल मेजरमेंट का रूल क्या है? जब हम लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, जब लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं तो इनिशियल मेजरमेंट का क्या रूल है?
हाँ जी, जी अगर 10% के अंदर अंदर होता तो ओरिजिनल लोन ही रहता और मॉडिफिकेशन एडजस्ट होती। कैसे होती वो अगले सवाल में बताता हूँ। लेकिन अगर 10 से ऊपर निकल गया तो पुराना खत्म, नया लोन शुरू। अच्छा, नया लोन फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने पे इनिशियली रिकॉर्ड होती है? फेयर वैल्यू। अभी माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहने देते हैं। फेयर वैल्यू कितनी? फेयर वैल्यू 637,755 और अभी हमारी जेब से इतने चार्जेस जा रहे हैं, अभी इतने चार्जेस जेब से जा रहे हैं और बैलेंस करें तो किधर? नहीं यार, क्रेडिट आएगा 117,407। ये क्या है? गेन ऑन लोन एक्सटिंग्विशमेंट। ये फिगर्स की पहले कैलकुलेशन देख ले, मैं रीजन लॉजिक वगैरह सब दोबारा बताता हूँ। पहले कैलकुलेशन सारी चेक कर लें। यहां तक की कैलकुलेशन चेक कर लें, फिर दोबारा बताता हूँ रीजन से। बताता हूँ सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये तो होगी 1 जनवरी 19। अब 31 दिसंबर 19 को क्या होगा? हाँ जी, नए लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। कितना? हाँ जी, नई फाइनेंशियल लायबिलिटी इतने पे रिकॉर्ड की है। इफेक्टिव रेट लगेगा जो कि कितना? 76,531। अच्छा, पहले थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लें, फिर मैं आपको इसमें जो आपके सवाल एतराज़ हैं उनका जवाब देता हूँ। पेज नंबर 20। हैं जी, वही 637 पे जितने से लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी। पहले थोड़ी अंग्रेजी पढ़ लें, फिर आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ, जो लोग भी जाग रहे हैं, होश में हैं। पेज नंबर 20 पे आए चैप्टर में। पहले पढ़िए पॉइंट नंबर 2, डब्बे समेत। फिर जो असल में चीज़ अभी समझाना है वो पॉइंट नंबर 4 का पहला सेंटेंस, यानी 2 लाइनें। पहले पॉइंट 2 पढ़िए सारा डब्बे समेत, फिर पॉइंट 4 का बस पहला सेंटेंस यानी 2 लाइनें। पेज 20 पॉइंट नंबर 2 सारा डब्बे समेत। और पॉइंट नंबर 4 की सिर्फ पहली 2 लाइनें।
हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 में कोई सवाल? पॉइंट 2 में क्या? क्या चीज़? 25,000 की बात करें आप? ट्रांजेक्शन कॉस्ट 25,000 की बात करें? ये तो पॉइंट 4 में जवाब दूंगा ना, पॉइंट 2 पूछ रहा हूँ। पॉइंट 2 में कुछ पूछना है? ये 10% की कैलकुलेशन में कुछ बात है एतराज़? पॉइंट नंबर 4 दूसरा पॉइंट, 2 लाइनें। ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रही है ना मॉडिफिकेशन पे, पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि इसको P&L में डालें। आ नहीं ना जा रहा है ना? ये जो 25,000 हम दे रहे हैं, पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि ये P&L में चार्ज होगा। P&L नहीं लिखा हुआ एक्चुअली गेन लॉस निकालने में, यानी P&L को चार्ज होगा। अगर हम इसमें से लेस कर देते, अगर हम इसमें से लेस कर देते तो लायबिलिटी में से लेस करने का मतलब है लायबिलिटी को डेबिट। अगर आप इस लोन अमाउंट में से, जो अभी बचपन में कुछ 4 दिन 5 दिन पहले सीखा है, इनिशियल मेजरमेंट लायबिलिटी किस पे आती है? फेयर वैल्यू। तो लायबिलिटी में से माइनस करने का मतलब है कि हम फिलहाल लायबिलिटी में डेबिट दे रहे हैं। लायबिलिटी में शुरू में ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस करने का मकसद होता है ताकि वो इफेक्टिव रेट के जरिए पूरे पीरियड पे फैल जाए, इसलिए लायबिलिटी में से लेस कर देते हैं। अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को अभी एक्सपेंस बनाना होता तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को अलहदा एक्सपेंस बनाते, लायबिलिटी में से लेस ना होता। लायबिलिटी में से लेस होने से क्या हो रहा है? वो पूरे पीरियड पे फैल रहा है। तो इन मॉडिफिकेशन चार्जेस को नहीं फैलाना पूरे पीरियड पे, इसको फॉरेन एक्सपेंस बनाना है, इसलिए इस लायबिलिटी में से लेस भी नहीं करना है इसको। देखें, अगर आपने इसको लायबिलिटी में से लेस कर दिया ना, तो लायबिलिटी से लेस करने का मतलब है लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। लायबिलिटी में से लेस करने का मतलब है लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट, जबकि इसको एक्सपेंस में लेके जाना है, इसलिए P&L डेबिट और कैश क्रेडिट। तो इसलिए लायबिलिटी डेबिट नहीं करनी, तो इसलिए ये पूरे 637 से रिकॉर्ड होगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इसमें से लेस नहीं करना। अब 25,000 यहां लिखने से फायदा क्या हुआ कि ये गेन कम आ गया, वरना ये ज्यादा आ जाता। अगर आप ये 25,000 ना लिखे तो गेन ज्यादा आ जाएगा, लेकिन इसके यहां लिखने से गेन कम हो गया, यानी 25,000 P&L को चार्ज हो गया। तो इस मॉडिफिकेशन के चार्जेस को उसी वक्त P&L को चार्ज करना है, ओवर द पीरियड नहीं फैलाना। अच्छा, अब रही बात इसकी, तो इस सवाल में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इस सवाल के सोल्यूशन में मैंने इस नए लोन का भी पूरा टेबल बनाया हुआ है, चेक कर लें। इस सवाल में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने बनाया हुआ है। सोल्यूशन में इस नए लोन का टेबल भी देख लें। इस सवाल में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए पूरा बनाया हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन देखें। इस नए लोन का टेबल 637 से शुरू हो रहा है, इफेक्टिव रेट लग रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में ये आ रहा है, हाँ, तो एंड पे जाके 0 हो रहा है। तो ये जो 637 निकाला था ना, असल में ये इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को मार्केट रेट पे डिस्काउंट करके ही निकाला था। ये मैंने आपको शायद शुरू में बात की थी कि लोन दे रहे हो अगर किसी को इंटरेस्ट फ्री, तो उसकी फेयर वैल्यू कैसे निकलती है? कैश फ्लोज की मार्केट रेट पे डिस्काउंटिंग करके। तो ये इस तरह 637 बनाया गया है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि सर आप तो इंटरेस्ट फ्री कह रहे हैं, नहीं, वो तो वैसे एक इंटरेस्ट फ्री की बात थी, वरना एक लोन की मार्केट वैल्यू निकलती है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को मार्केट रेट पे डिस्काउंट करके। इस तरह 637 निकाला गया था। आपको निकलवाने की बजाय दे दिया था सवाल में, तो मैंने वो टेबल सिर्फ आपको तसल्ली के लिए बना के दिया है कि 637 से स्टार्ट किया टेबल, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज में ये लिखा और टेबल 0 हो गया। ये है अगर 10% क्रॉस कर जाए तो। जी, 637 है, ये पीवी है 12% मार्केट रेट पे। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 पढ़ें। जी अभी पढ़ें। एक तो वो मैंने चूंकि सेम सवाल कॉपी किया था, तो वो शुरू में तो KL है, बाद में वो ZL ही है, उसको KL कर लें। इसी को कॉपी पेस्ट करके बनाया था, तो वो KL नहीं किया, ZL की जगह। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 पढ़ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 पढ़ लें।
और इसका सोल्यूशन ही देख लें, सोल्यूशन ही देख के समझें, खुद ही समझें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 नहीं, फेयर वैल्यू नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 में अब ये 10% के अंदर अंदर आ रहा है, तो अब पुराना लोन ख़त्म नहीं करना, मोडिफिकेशन करनी है। वो कैसे करनी है वो आप सोल्यूशन देख के समझे, फिर डिस्कस करता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 में एक तो ZL को KL बना लें और इस सवाल को पढ़ के इसका सोल्यूशन देख के समझिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जी सिर्फ 10% रूल निकालने का था बस, उसके अलावा 689 का कुछ नहीं करना। ये सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे अकाउंटिंग के, स्टैंडर्ड साथ लेके जाने से भी ये चीज़ें फ़ौरन नहीं हो जाएंगी, ये याद करना पड़ेगा सारा कुछ है। तो टेस्ट रखने से कैसे हो जाएगा? क्या हो जाएगा यार, कर लेंगे आप। यानी आप अटेम्प्ट ज़ाया होने से पढ़ नहीं रहे, एक टेस्ट से पढ़ लेंगे। इफेक्टिव रेट दोबारा क्यों निकाला? हाँ जी, जो जाग रहे हैं और सवाल पढ़ रहे हैं, ये वाला जो काम है ना, ये किस रेट को यूज़ करके करना है? ओरिजिनल वाला। इस कैलकुलेशन का सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि 10% रूल है कि नहीं। एक बार ये पता चल गया कि हाँ 10% रूल है या नहीं है, उसके बाद इस कैलकुलेशन का कोई काम नहीं। तो इससे पता ये चला कि चेंज कितनी आ रही है, 7 पॉइंट समथिंग %। इस 7% तक की फिगर पे कोई एतराज़ परेशानी जिन्होंने भी देखा? 7% चूँकि 10% से कम है, तो अब ये पुराना लोन ख़त्म और नया लोन शुरू नहीं है, अब पुराना ही चलेगा। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो चार्जेस पे करेंगे वो P&L नहीं, लोन में ही डेबिट। जो चार्जेस पे होंगे, एक तो वो फौरन लोन में डेबिट। दूसरा काम ये होगा कि चूंकि एग्जिस्टिंग लोन ही को चलाना है, तो अगर पुराना इफेक्टिव रेट ही यूज करते रहे तो अब एंड पे टेबल जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि कैश फ्लोज ही बदल गए। तो इसलिए अब से ऑनवर्ड एक नया इफेक्टिव रेट निकलेगा और उससे रिमेनिंग पीरियड में टेबल पूरा होगा। वो स्टूडेंट निकालेगा अगर टेस्ट हुआ, और नहीं तो दिया होगा। अगर नया लोन शुरू और पुराना ख़त्म करते हैं तो ये है, और अगर 10% से नीचे है तो फिर कोई नया लोन नहीं है, पुराना ही चलेगा। लेकिन पुराना चलाने में दो बातें होंगी, एक तो ये जो मोटिवेशन कॉस्ट पड़ेगी ये फौरन के फौरन लोन डेबिट कैश क्रेडिट, और अब जो लोन डेबिट होने के बाद लोन बच गया उसको और रिमेनिंग रिवाइज्ड कैश फ्लोज को यूज करके नया इफेक्टिव रेट निकलेगा और अब से ऑनवर्ड टेबल में वो यूज होगा।
और ये दूसरा टेबल भी मैंने बनाया हुआ है। न्यू बनेगा लेकिन अब से ऑनवर्ड बनेगा। अगले पेज पे रिवाइज टेबल भी बनाया हुआ है। अगला पेज भी था सोल्यूशन में। ये है लायबिलिटी की मॉडिफिकेशन और एक्सटिंग्विशमेंट। लायबिलिटी की एक्सटिंग्विशमेंट ख़त्म। पेज 20 पे पॉइंट नंबर 4 जो 2 लाइनें नहीं पढ़ी थी वो पढ़ लें। पेज 20 चैप्टर पॉइंट नंबर 4 की जो 2 लाइनें अब नहीं पढ़ी थी वो पढ़ लें। हाँ जी, इसी पेज के टॉप पे राइट ऑफ ये छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ IAS में, उस पर सवाल भी कोई नहीं है और ना ही ITAP का कोई सवाल है, इसलिए मेरी इस पर इंटरप्रिटेशन ही है कि जितना लिखा हुआ है वो तो चलो लिखा हुआ है। राइट ऑफ का मतलब है कि वाकई ही बैड डेट हो गया, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स थे और वाकई ही बैड डेट हो गया, उन्होंने कहा ये नहीं देने मैंने आपको 30%, बाकी 70 मिलेंगे बस, तो ये राइट ऑफ है। एक्सपेंस डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब जो बाकी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी उसको अब रिमेनिंग लाइफ पे चलाने के लिए ओरिजिनल वाला इफेक्टिव रेट तो काम का नहीं रह गया, तो फिर एक नया रेट निकालना पड़ेगा। तो ये टॉप पे राइट ऑफ में लिखा हुआ है कि अगर पक्का पक्का राइट ऑफ हो गया तो फिर एसेट को हम राइट ऑफ कर देंगे। लास्ट चीज़ पेज 21, इस सेट की लास्ट चीज़ है, मैंने कहा कि अगर वो हाँ एग्जांपल दी थी मैंने कि डिवेंचर वालों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं, आपको सिर्फ 30% दे सकेंगे, बाकी नहीं दे सकेंगे, तो वो 30% 70% राइट ऑफ हो जाएगा और बाकी के लिए टेबल चलाने के लिए नया इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। लास्ट चीज़ ही सेट की, इस सेट की लास्ट चीज़ कल फिर I32 कराऊंगा। पेज 21 चैप्टर का पेज 21 एसेट्स में मॉडिफिकेशन, और ये टॉपिक एप्लीकेबल ही तब है, यानी IAS में बकायदा हेडिंग देके है कि अगर वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे हो तो, बाकी में शायद होती नहीं होगी मॉडिफिकेशन। ये चीज़ डिस्कस्ड ही अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की हेडिंग के साथ है, बाकी शायद होती नहीं होगी क्योंकि स्टैंडर्ड तो बनाया जाता है जो दुनिया में हो रहा है उसको देख के। अगर फाइनेंशियल एसेट की मॉडिफिकेशन हो जाए, क्या मतलब, अभी हम लोन की बात कर रहे थे, अभी हम बोरर थे, अब हम लेंडर हैं, तो अगर लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और फाइनेंशियल एसेट में चेंजेस हो जाएं, इसमें ना IAS की तरफ से डिफाइंड नहीं है 10% वाली बात, इसलिए ये सब्जेक्टिव ही देखना होगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी चेंज हो गई हैं कि पुराना ख़त्म और नया मान लें, या नहीं चेंज हुई। अगर तो पुराना ख़त्म, अगर तो इतना ही ज़्यादा चेंजेस हो गई कि पुराना ख़त्म और नया शुरू, तो पुराने को ख़त्म कर देंगे, नए को शुरू कर लेंगे, गेन लॉस आ जाएगा। लेकिन अगर पुराना नहीं ख़त्म करना, तो जैसे अभी लायबिलिटी में एडजस्टमेंट की थी वैसे हमें एसेट में एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहले आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 देखें, उसका सोल्यूशन देखें, फिर इसकी अंग्रेजी पढ़ें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पढ़ें, बस एंड हो रही है, आखिरी चीज़ है, क्लास खत्म। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पढ़ें, उसका सोल्यूशन देख के समझें, फिर इस मॉडिफिकेशन की अंग्रेजी पढ़ें आके। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पढ़ें, उसका सोल्यूशन देख के समझने की कोशिश करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पढ़ के उसका सोल्यूशन समझें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11,
सिंपली इतना किया हुआ है कि जो अभी हमारी बुक्स में वैल्यू है और जो रिवाइज्ड कैश फ्लो की उसी इफेक्टिव रेट के ऊपर वैल्यू है, जैसे ये किया था, उसका डिफरेंस लिया, उसको गेन लॉस मान लिया, गेन लॉस मान के इन्वेस्टमेंट को बदल दिया और अब बाकी टेबल चलना शुरू हो गया उसी इफेक्टिव रेट पे। उसी इफेक्टिव रेट पे रिवाइज्ड कैश फ्लो की पीवी निकाली जैसे यहां निकाली थी, और जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को फौरन इन्वेस्टमेंट डेबिट और गेन क्रेडिट कर लिया, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बदल दी, अब उस बदली हुई अमाउंट को लेकर टेबल चलना शुरू हो गया उसी रेट पे नए कैश फ्लोज के साथ, और एंड पे टेबल 0 हो गया। उसी रेट पे पीवी निकाली थी, जो डिफरेंस आया था उसको इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर लिया था, तो अब उसी रेट से आगे चल के टेबल 0 हो जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें गेन लॉस दोनों हो सकते हैं। अगर जाग रहे हैं और ये पढ़ लिया तो पेज 21 और 22 पढ़ के फारिग करें और ख़त्म करें। पेज 21 मॉडिफिकेशन अगले पेज तक, ये सारी अंग्रेज़ी पढ़ लें और अल्लाह हाफिज़। हैं क्या हुआ? अब उस दिन अगर मज़ीद कोई इम्पेयरमेंट लॉसेस डालने हैं तो वो उस दिन के हिसाब से होंगे। हाँ जी, पेज 21 केस 1 मॉडिफिकेशन हो रही है और पुराने एसेट को बुक्स में से नहीं निकालना, बस चेंज करना है। पॉइंट नंबर 1 से पहले पॉइंट नंबर 2 अमाउंट कैलकुलेट करेंगे रिवाइज्ड कैश फ्लोज की और उसको एग्जिस्टिंग बैलेंस से कंपेयर करेंगे। जो डिफरेंस आएगा गेन लॉस पॉइंट नंबर 1 उसको फ़ौरन रिकॉर्ड कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3 अगर इस पर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुई तो उसको एडजस्ट करके इफेक्टिव रेट रिवाइज कर लेंगे, अगर ना हुई तो वही पुराना इफेक्टिव रेट चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 3 अगर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुई इस पर तो वो इन्वेस्टमेंट में ही डेबिट और इफेक्टिव रेट बदल लेंगे, अगर नहीं हुई जैसे पहले किया था, अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। अगले पेज पे पॉइंट नंबर 4 अगर ऐसा करने से क्रेडिट रिस्क चेंज हो रहा है तो अगर पहले हम 12 मंथ लॉसेस पे चल रहे थे तो हम लाइफ टाइम पे चले जाएंगे। अगर मॉडिफिकेशन करने से क्रेडिट रिस्क के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है तो 12 मंथ लॉसेस से हटके फिर हम लाइफ टाइम लॉसेस पे चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर टर्म्स चेंज हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली ये मतलब नहीं है कि अब क्रेडिट रिस्क कम हो गया। पॉइंट 5 में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि टर्म्स चेंज होने का ये मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिकली क्रेडिट रिस्क कम हो गया, हो सकता है वो फिर भी बढ़ ही रहा हो। तो पॉइंट 4 और 5 में मिला के ये बात की हुई है कि आप क्रेडिट रिस्क को फिर से देखें, अगर वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है तो 12 मंथ लॉसेस से लाइफ टाइम पे चले जाएं। और केस 2 ये है कि पुराना ख़त्म और नया शुरू, तो बस पुराना ख़त्म और नया शुरू। ये वाला सेट ख़त्म, कल इंशाल्लाह I-32 करा दूँ है I-32 जी। एक मिनट दुकान बंद कर लूँगा।